आज हम वाराणसी के उस केस की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी। एक तरफ एक 19 साल की लड़की का आरोप है कि कई दिनों तक उसके साथ गैंगरेप हुआ, और दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, दूसरी तरफ आरोपियों के परिवार वाले उसी दौरान के उसके सोशल मीडिया वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो बाइक चला रही है, घूम फिर रही है। तो सच क्या है? हमारे पास इस मामले से जुड़ी पुलिस की जांच है, दोनों पक्षों की दलीलें हैं। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत होती है 29 मार्च 2025 को। ओके। लड़की के बयान के मुताबिक वो अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, जहां उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का मिला। वो उसे एक हुक्का बार ले गया। और यहीं से मतलब सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ? जी, वहीं से। आरोप है कि उसे नशीला ड्रिंक पिलाया गया और फिर एक होटल ले जाकर उसके साथ रेप हुआ। और ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका, है ना? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पूरा एक हफ्ता। जी, पूरा एक हफ्ता। समीर, आयुष, सुहेल, दानिश, ऐसे कई लड़कों ने उसे अलग अलग जगहों पर रखा और बार बार रेप किया गया, ये आरोप है। यही आरोप है। 4 अप्रैल को जब वो किसी तरह घर पहुंची तो उसकी मां पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा चुकी थी। मामला बहुत गंभीर था तो पुलिस ने भी एक्शन तेजी से लिया होगा। बहुत तेजी से। कुल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, 12 नामजद और 11 अज्ञात। और धाराएं भी काफी सख्त लगाई गईं। जी, गैंग रेप, नशीला पदार्थ देना, धमकी देना, ये सब। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बयान दिया। अच्छा। और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ तक तो कहानी सीधी लगती है, एक गंभीर अपराध और उस पर पुलिस की कार्रवाई। लेकिन मामला तब उलझ जाता है जब आरोपियों के परिवार सामने आते हैं और वो अपनी दलीलें रखते हैं। उनका कहना है कि जिन दिनों की एक घटना बताई जा रही है, लड़की तो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रही थी। एक मिनट, अगर ये सच है तो क्या ये उसके केस को कमजोर नहीं करता? आमतौर पर तो कोई भी यही सोचेगा, और यही इस केस का सबसे, आप कह सकते हैं, जटिल पहलू है। इसी की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब एसआईटी बनाई गई, जो ऐसे ही पेचीदा मामलों की जांच करती है। बिल्कुल। तो एसआईटी ने भी इन सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस को देखा। तो वो किस नतीजे पर पहुंची? क्या उन्होंने इन वीडियोस को सबूत माना? यहीं पर कानून और हमारी जो आम धारणा है उसमें फर्क आ जाता है। अच्छा, कैसे? एसआईटी ने साफ कहा कि लड़की के आरोप पूरी तरह से झूठे नहीं हो सकते। उनका तर्क ये है कि सिर्फ इसलिए कि कोई पीड़िता सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है, ये साबित नहीं होता कि उसके साथ अपराध नहीं हुआ। मतलब ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म हो सकता है। बिल्कुल, मनोविज्ञान भी यही कहता है। गहरे सदमे या ट्रॉमा से गुजर रहा व्यक्ति अक्सर नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है ताकि उसे लगे कि स्थिति उसके कंट्रोल में है, या फिर वो डर के साए में जी रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसआईटी का फोकस सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि दूसरे सबूतों पर है। जी, एसआईटी का मानना है कि यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता का बयान सबसे मजबूत कड़ी होता है। और उसके साथ साथ वो बाकी सबूत भी देख रहे होंगे। हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिपोर्ट्स, इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर बना रहे हैं। एक और आरोप था शायद पैसों के लेन देन का। जी, आरोपी परिवारों ने ये भी कहा कि लड़की ने पैसे लेकर केस से कुछ नाम हटाने की बात की थी। एसआईटी उस एंगल की भी जांच कर रही है, लेकिन उसे मुख्य सबूत नहीं मान रही। तो अभी इस मामले में चल क्या रहा है? अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वो जुडिशियल कस्टडी में है। और बाकियों की तलाश जारी है। जी, और मामला अब अदालत में है, जहां दोनों पक्षों के सबूतों और दलीलों को परखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये हमें ये भी दिखाता है कि सच कितना जटिल हो सकता है और हमारी जांच प्रक्रिया को कितनी परतों से गुजरना पड़ता है। सही बात है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या? कि जब किसी अपराध के बाद एक पीड़ित का व्यवहार हमारी बनी बनाई धारणाओं से मेल नहीं खाता, तो क्या इससे सच को देखने का हमारा नजरिया प्रभावित होना चाहिए, या हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना चाहिए? बिल्कुल।